हेलो मेरे शेरों और शेरनियों। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है वो शुरू कर रहे हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। मैं आपको मक्खन के तरीके से आपके भेजे में डाल दूंगा। हर एक क्वेश्चन आप समझ जाओगे एकदम आसानी के साथ। प्रश्न बहुत आसान है। प्रश्नों को करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, क्योंकि मेरा काम क्या है? मेरा काम है गणित को आपके सिखाना है। मुझे गणित आपको रटवाना नहीं है। और जो बच्चा आज हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएगा, उसका गारंटी मैं लेता हूँ, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि 100 में से 900 नंबर दिला के रहूंगा। इतनी मेहनत करेंगे आप भी और हम भी, साथ में मेहनत करेंगे और मिल के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। सबसे पहले बात आती है संख्या के बारे में। ठीक है, संख्या के बारे में हम जानते हैं बच्चों। संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। संख्या कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली जो है वो है वास्तविक संख्या। पहला जो प्रकार है वो क्या है बच्चों? वो है वास्तविक संख्या। ठीक है। दूसरा प्रकार जो है वो आपका काल्पनिक संख्या है। वो प्रकार क्या है बच्चों? वो है आपका काल्पनिक संख्या। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है। सो अब हम बात करेंगे, जो वास्तविक संख्या होती है ना बच्चों, ये दो प्रकार की होती है। ये कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करेंगे, ये पहला जो प्रकार है वो होता है परिमेय संख्या। ठीक है। इनके बारे में आपने कक्षा 9 में जरूर पढ़ा होगा, परिमेय अपरिमेय। टेंशन मतलब मैं दोबारा सिखा दूंगा। परिमेय संख्या। दूसरा जो आपका टाइप होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा प्रकार क्या है बच्चों? वो है अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। मैं फिर से बता दूं, संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के दो प्रकार हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 में। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। और वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखी है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे भैया ये काल्पनिक संख्या क्या होता है? काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। काल्पनिक संख्या आप कक्षा 11 में पढ़ोगे। तो अगर मैं आपको, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, उदाहरण की मदद से समझाऊं। मैं यहाँ पर एक प्रश्न ले लेता हूँ। यहाँ पर प्रश्न मैंने ले लिया, सिंपल सा एक प्रश्न लेता हूँ। यहाँ प्रश्न मैंने लिया है कि हल करो। हल कीजिए। इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर +1 को +0 को, इसको हल करना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? हल करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप कहोगे भैया ये तो बड़ा आसान है। मैं क्या करना है कि भैया ये जो प्लस का एक होगा ना, इधर आके हो जाएगा माइनस का एक। ठीक है। अब भैया हमें ना वर्गमूल ले लेना है। वर्गमूल प्लस माइनस लग जाता है। अंडर रूट के अंदर -1 आ गया। अब यहाँ आके आपकी गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर -1 आ गया, माइनस आ गया। अब अब आप वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपने कभी सीखा ही नहीं ऐसे प्रश्नों को हल करना। अंडर रूट के अंदर जब जब नेगेटिव आ जाए तो समझ जाओ कि ये काल्पनिक संख्या है। और अगर स्पेशली अगर मैं बात करूं, अगर कभी भी -1 होता है अंडर रूट के अंदर, इसका मान आई के बराबर होता है। आई का मतलब होता है आयोटा, इमेजरी नंबर। ये सब चीज़ें कक्षा 11 में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। ठीक है। और ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। कक्षा 11 के मैथ भी मैं पढ़ाता हूँ, 12th का भी पढ़ाता हूँ। आज हमसे जुड़ गए तो फ्यूचर में भी आप हमसे ही पढ़ोगे। ठीक है। तो समझ में आ गया। संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या ही हमें पढ़ना है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 में। ठीक है। इतना आगे अब मुझे आपको समझाना है। इसके बाद एक प्रमेय आएगा। उस प्रमेय को समझाने से पहले मुझे दो चीज आपको बतानी है। एक तो बताना है भाज्य संख्या के बारे में। क्या बताना है? भाज्य संख्या। नाम से ही पता चल रहा होगा, भाज्य संख्या मतलब वो संख्या जो किसी से विभाजित हो जाए। ठीक है। और एक बताना है मुझे आपको अभाज्य संख्या। एक आपको क्या बताना है? अभाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या, वह संख्या जिसके जिसके दो से दो से अधिक गुणनखंड हो। वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो।
वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया मैंने 12। ठीक है, अब आप देखोगे 4 भैया 2 से कट जाएगा, ओके भाड़े में आते हैं। 4 4 से भी कट जाएगा, 4 1 से भी कट जाएगा। 4 के गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 3। फिर 6 पे आ जाओ, 6 2 से कट जाएगा, 6 3 से भी कट जाएगा, 6 6 से भी कट जाएगा, 6 1 से भी कट जाएगा। 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 12 पे आ जाओ, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 12 4 से कटेगा, 12 6 से कटेगा, 12 12 से कटेगा, 12 1 से भी कटेगा। तो इन सभी संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, तो ये क्या है बच्चों? भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या कहलाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अभाज्य संख्या में आ जाओ। अभाज्य संख्या में क्या लिखोगे? वह संख्या वह संख्या वह संख्या जिसके जिसके केवल जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, अब मैं उदाहरण देता हूँ आपको कौन कौन सी हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, उदाहरण दे देते हैं। तो आप देखो बच्चों, 2 किससे कटेगा? 2 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 किससे कटेगा? 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो वो संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं और एक, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहा जाता है और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब एक नोट करके और एक चीज़ लिख लो, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, नोट क्या है कि अगर देखो, अभी इसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है मौशा और एलसीएम का मतलब होता है लौशा। ठीक है, अभी आगे आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा थोड़ी देर में। एचसीएफ, अगर किसी दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 हो, ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं को पता है क्या कहा जाता है? उन दोनों संख्याओं को कहा जाता है सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या या युग्म, जो लिखना चाहो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इस पर प्रश्न एग्जाम में हर साल पूछ दिया जाता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। इतना समझ में आ गया? अभी अगर इतना लिख लो, इसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा जब प्रश्न हम करेंगे, सीखेंगे। तो भाज्य संख्या भी सीख गए, अभाज्य संख्या भी सीख गए, उदाहरण के साथ मैंने आपको समझा दिया। अब आपके समक्ष एक प्रमेय आएगा। प्रमेय का नाम क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है कि आपके पास कोई भी भाज्य संख्या हो, उसे आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया, कितना लिख लेता हूँ? 24 लिख लेता हूँ। 24 एक भाज्य संख्या है। गुणनखंड करना आपको आता होगा। ठीक है, विभाजित करने हम 2 3 4 5 6 7, कम से कम 11 तक आपको आना चाहिए। तो देखो, इकाई के स्थान पर 4 है, 2 से कटेगा, काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हमें गुणनखंड करना होता है। और इधर सारी अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्ट 4 से काट दिया, डायरेक्ट 6 से काट दिया, नहीं, छोटी छोटी संख्या से काटनी है और सारी संख्या इधर की अभाज्य होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो हम 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 2 3 बार है। और 3 कितनी बार है? 3 1 बार है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि भैया ये जो 24 है ना, ये तो हमारी भाज्य संख्या है। ये हमारी क्या है दोस्त? ये तो हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, और ये जो 3 है, ये जो 2 है, ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये प्रमेय तो क्या कहती है कि भैया कोई भी भाज्य संख्या हो, उसको हम अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, उनके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या बोलता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को हम
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम से लेना देना नहीं है, दो को पीछे रख दो आगे रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो तो 3 बार आया है, 3 एक बार आया है, वो इतनी ही बार रहेगा, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा, ये कहता है। तो ये प्रमेय समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों बताइए? नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों में। देखो यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया वो बहुत ही आसान है, लेकिन हद से ज़्यादा आसान है। और एनसीईआरटी का जितने भी प्रश्न है वो सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सब एग्जाम में आ सकता है। जब से नई एनसीईआरटी बुक आई है तो ये जो बचे खुचे प्रश्न है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, तो ये ऐसा जो क्वेश्चन है एक आ जाता है एग्जाम में, एक संख्या दी जाती है और बोलेगा कोई गुणनखंड करो, 1 नंबर में आ जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मान ना ले, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन 90% से भी ज़्यादा आते हैं। आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लो, 100 नंबर आपके यहीं से आने हैं। ठीक है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना है तो पहले वाले में हम आ जाते हैं। पहली वाली संख्या है 140, करते हैं गुणनखंड। 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, पीछे से 0 लग गया, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें करना है। अब देखो 140 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 कितनी बार है? 2 है 2 बार, 5 1 बार है और 7 1 बार। ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में क्या है? 156 है। करते हैं अभाज्य गुणनखंड। एक स्थान पर 2 4 6 8 होने पर वो संख्या 2 से विभाजित होती है। 2 सत्ते 14, 1 बजा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर आ जाएगा 13 एकम 13। ठीक, तो मैं 156 को कैसे लिख सकता हूँ? तो 56 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 कितनी बार है? 2 बार, 3 है 1 बार, 13 है 1 बार। ठीक, अब हम आ जाते हैं 3825 में। एक स्थान पर 5 और 0 होने पे वो संख्या 5 से विभाजित होती है। काटेंगे, 5 सत्ते 35, ठीक है, 3 बच गया, 5 छंग 30, 2 बच गया, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 26 हो गया, 5 बचे 25, 5 तिया 15, 3 से कटेगा, 3 ही बचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। 3825 का जो गुणनखंड होगा, 5 कितनी बार है? 2 बार, 3 1 बार, 3 भी कितनी बार है? 2 बार है, 17 है 1 बार। ठीक है, आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले वाले पे, 5005 पे। 5000 पे आ जाओ, गुणनखंड कर दे। इससे कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा ना, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब कटेगा ये 7 से, 7 एकम 7, ठीक है, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 तिया 21, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 तिया 33, 13 एकम 13। 5005 का जो गुणनखंड होगा, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है, 13 भी एक बार है। घात में एक लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 13 है इसका मतलब 13 एक ही बार है। ठीक है, तो ये भी हो गया आराम से, ये इंपॉर्टेंट था। अगले वाले पे आ जाओ, 7429 पे। तगड़ा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये अब जब लास्ट में क्या है? विषम संख्या है, तो किसी विषम संख्या से ही कटेगा। अब ट्राई करते रहोगे, 3 से सोचते रहोगे तो ये कटेगा ही नहीं 15 तक। 17 पे आ जाओ,
17 चौके 68, 17 चौके 68, तो कितना बचा, 4 और 2 6 बचा, 62 हो गया। 17 दिया 51, ठीक है, 62 में से 51 घटा दोगे 11 बचेगा, पीछे से 9 हो गया। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 19 पे आ जाओ, 19 से कट जाएगा। 19 दूनी 38, 5 बच गया, 19 तिया 57 हो जाएगा। फिर आ जाओ 23 एकम, तो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 17 एक बार होगा, 19 उसमें एक बार होगा, और 23 उसमें एक बार होगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में बार बार आता है ये क्वेश्चन, आता ही आता है इस टाइप का। यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम। सबसे पहले बात करते हैं भैया, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, क्योंकि हिंदी में भी आ जाता है ना। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मौश, महत्तम समापवर्त्य। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लॉश, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, ये इसका हिंदी में आप नोट करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। देखिए, और यहाँ पर एक नियम भी लिखा होगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये खुद में एक नियम है, सूत्र है। अगर दो संख्या के लिए ये नियम लग बनना है, अगर तीन संख्या चार संख्या का एचसीएफ निकलेगा तो ये नियम नहीं लगेगा। ठीक है, दो संख्या के लिए ये नियम है कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उसके एचसीएफ गुणा एलसीएम। और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है। ठीक है, पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं, और हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालना है क्या, एचसीएफ और एलसीएम। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, करते हैं। तो 6 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, 13 एक कम 13। फिर यहाँ जाओ, 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 2 बचा, एक आगे 21, 7 या 21, 13 एक कम 13। दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो देखो बच्चों, 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 13 एक बार है। एक घात में लिखो ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर 51 91, समान संख्या के नीचे समान संख्या रखना है। यहाँ 13 है, 13 के नीचे 13 ही रखेंगे, और गुणे में क्या 7, आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता गुणे में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो संख्या है 26 और 91, तो हमें वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखो 13 हमारा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। 13 हमारा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखो एचसीएफ यानी कि मौशा कैसे निकलता है और लौशा कैसे निकलता है, ध्यान दो। देखिए, जब आप एचसीएफ निकालोगे तो वही संख्या लेनी है जो दोनों में है, और उसकी न्यूनतम घात लेनी है। क्या ली जाती है, न्यूनतम घात। और एलसीएम में क्या होता है, आपको क्या लेना होता है, तो दोनों में उसकी अधिकतम घात। तो नोट करके रख लो, बाद में भूल मत जाना। एचसीएम में क्या होता है, जो दोनों में बस उसको ही लेना है। 13 है दोनों में, 13 की न्यूनतम घात क्या, 1 है, 13 को एक बार ही लिखना है। तो हमें हमारा एचसीएफ कितना मिल गया, 13। अब एलसीएम में आ जाओ, जो दोनों में उसकी अधिकतम घात लो। 13 की अधिकतम घात क्या है, 13 ही है, एक ही है ना। और जो बच गए हैं, जो बच गए हैं उन संख्याओं को हम क्या लिखते हैं, गुणे में डाल देते हैं एलसीएम में। 2 बच गया था, गुणे में डाल दो, 7 बच गया था, गुणे में डाल दो। 13 है, 7 दूनी 14, 13 चौके 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 कम 13 और 5, तो हमें हमारा एलसीएम क्या मिल गया, 182। एचसीएफ कितना है, 13। अब हमें जांच करनी है
दो संख्याओं का गुणनफल अगर बराबर आ जाता है एचसीएफ गुणा एलसीएम जो आपने निकाला है तो आपका उत्तर सही है, अन्यथा आपने गलत किया है। तो जांच करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जांच पर। क्या है इस जांच में, नियम लिख दो यहाँ पर। दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होगा सी एफ गुणा एलसीएम। ये नियम है, ठीक है। इस नियम को एक बार डब्बे में भी लिख देता हूँ। जितनी बार आप सूत्र वगैरह लिखोगे आपके दिमाग में छप जाएगा। ये मत सोचो कि सर ऊपर तो लिखा हुआ मैं नहीं लिखूंगा, ये सब आलस पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए मान रखते हैं पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 26 है। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 91 है, ठीक है। एचसीएफ हमारे पास कितना है, 13। और एलसीएम हमारे पास कितना आया था, 182। अब गुणा करके देखते हैं क्या दोनों तरफ बराबर आता है या नहीं आता है। इधर हमें गुणा करना है 26 को 91 से। एक छंग 6, एक दूनी 2, 9 छक 54, हासिल लगा 5, और दूनी 18 और 5 23, 6 6 3, ठीक है। गुणा करना आता होगा। इन दोनों को गुणा किया तो कितना मिला, 2366। इन दोनों को गुणा कर दे, 182 का गुणा कर दो 13 से। 3 दूनी 6, 3 8 24, से लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, एक दूनी 2, एक अट्ठे 8, एक एकम 1, 6 6, ठीक है। गुणा किया, क्या आया कितना, 2366। आप देखोगे कि भैया दोनों तरफ क्या आ रहा है, समान आ रहा है। क्या लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तब जांच जांच संतुष्ट है। जांच क्या है बच्चों, संतुष्ट है। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तगड़ा क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। तो आ जाओ सेकंड वाले प्रश्न में। सेकंड वाले प्रश्न में क्या है, 510 है और क्या है बाबू, 92 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका भाज्य गुणनखंड करेंगे। करते हैं भाज्य गुणनखंड। तो 2 दूनी 4, एक बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, इससे कटेगा 5 से, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। फिर ये 2 से कटेगा, 2 चौको 8, बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये आ जाएगा 23 एकम 23, ठीक है। तो भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 510 का भाज्य गुणनखंड है 2 एक बार है, 5 एक बार है, 3 एक बार है, 17 एक बार है। फिर 92 पे आ जाओ, 2 2 बार है, ठीक है, और 23 एक बार है। तो वो संख्या ढूंढो जो दोनों में है, दो दोनों में, ठीक है। तो हमें पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ, फिर निकालना है एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकलता है, जो दोनों में आया है उसको ही लेना है। अगर सपोज करो दोनों में कुछ भी नहीं आया उभयनिष्ठ, तो क्या होगा एचसीएफ, उस स्थिति में एचसीएफ 1 होता है। ऐसा क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। अगर कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो दोनों में, ऐसी कोई संख्या ही ना हो जो दोनों में हो, उस स्थिति में एचसीएफ 1 होता है। तो यहाँ 2 है, उसकी न्यूनतम घात लेनी है, 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 1, 2 को एक ही बार गुणा करना है, यानी कि 2 आ जाएगा। एलसीएम में आ जाओ, जो दोनों में उसकी अधिकतम घात लेते हैं, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और जो बचे हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, गुणे में डाल देंगे, ठीक है। गुणे में डाल देंगे तो यह 5 3 17 23,
अब कई बच्चे क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठा के लग जाएंगे कैलकुलेटर से करने। कैलकुलेटर की आदत लगानी ही नहीं है अपने को। सारा कुछ कैलकुलेशन आपको पेन पेपर से ही करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला, मिलेगा नहीं। और अगर कैलकुलेटर की आदत लगा लोगे ना, 1+1 कितना होता है वो भी तुम सोचने में लग जाओगे कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये आदत नहीं लगानी है। 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे हो गया 20, 20 तिया हो गया 60। इन दोनों संख्या को गुणा करना है, 17 गुणा 23 करते हैं। तो यहाँ पर है 23 गुणा 17, 7 तिया 21, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 7 तिया 21, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, ये आ गया 391। इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे 391 आएगा। फिर इसको गुणा कर देना है 6 से, 6 कम 6, 6 नम 54, हासिल लगा 5, 18, 18 और 5 23, पीछे से 0। ठीक है, तो इन संख्या को गुणा करने में आएगा 23 460। ये हमें हमारा क्या मिल गया, एलसीएम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे जांच। ना लिख लीजिए, साइड हट जाते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, जांच करेंगे। जांच, जांच में हमारा नियम क्या है बच्चों, हमारा नियम है दो संख्याओं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF गुणा LCM। यही होता है ना। करते हैं। दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 510 और 92। अब हमारे पास है कितना आया था, 2, और LCM कितना आया था, 23460, यही आया था। अब आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा कर देना है। 510 को 92 से गुणा करो, 2 गुणा 0 0, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 9 गुणा 0 0, 9 एक कम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9, यहाँ आ जाएगा 46920। 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 0 0, 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 चुको 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। दोनों तरफ समान है, बिल्कुल समान है। ठीक है, हमारी जांच क्या है, संतुष्ट है, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में, तीसरे नंबर पे। शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास संख्या क्या है, 336 और क्या है बाबू, 54 है। इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 है, इकाई के स्थान पर 6 है, तो 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 1 बचा था 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर देखो, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7। ठीक है, फिर ये इकाई के स्थान पर 4 है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। ठीक है, 336 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 है 4 बार, 3 है 1 बार, 7 है 1 बार। फिर आ जाऊँ 54 में, 2 है 1 बार, 3 है 3 बार। ठीक है, ओके। अब ढूंढो जो संख्या दोनों में है, 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है। अब तक जितने भी प्रश्न हम कर रहे थे वो एक ही संख्या थी, दोनों में उभयनिष्ठ आ रही थी। अब 2 संख्या उभयनिष्ठ आ गई है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है, सीएफ निकालना है और निकालना है एलसीएम। तो जो संख्या दोनों में, उसकी न्यूनतम घात लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो 2 की न्यूनतम घात क्या है, 1 है। अगली संख्या लिखने के लिए मुझे लगाना होगा यहाँ गुणा।
3 की न्यूनतम घात क्या है? 1 है। 2 एक बार, 3 एक बार, 2 3 6 आ जाएगा उत्तर में। हमारा एलसीएम एचसीएफ क्या मिलेगा? 6। अब निकालेंगे एलसीएम। जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेंगे। 2 की अधिकतम घात 4, 3 की अधिकतम घात कितनी है? 3, और जो बच गया उसको गुणे में डाल दो। 2 को 4 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 आ जाएगा। 3 तिया 9, तिया 27, 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 27 आ जाएगा। गुणा करते हैं, पहले इसकी गुणा इसके साथ कर लेते हैं। 27 गुणे 7, 49, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। अब इसको गुणा कर देना है 16 से। टैनम टैनम 54, हासिल लगा 5, 8 छंग 48 और 5, 48 और 5 53, हासिल लगा 5, एक कम 6 और 5 11, एक नम्मा 9, एक हट्टे 8, एक कम 1। 3024 आ जाएगा। औसत कितना आएगा? 3000। अब हमें क्या करनी है प्यारे बच्चों? जांच करनी है। जांच क्या होता है? नियम 2 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, है ना बच्चों? ठीक है यहाँ तक? अब दो संख्या हमारी क्या है? एक संख्या 336 है, दूसरी हमारी है 54। एचसीएफ हमने निकाला था 6, एचसीएफ निकला था 3024। गुणा करते हैं, 336 में गुणा करना है 54 से। 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 तिया 15 और 3 18, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 1 3 11, 6 1 7 8 18 144। ऐसे गुणा करेंगे, या चौको 24, हासिल लगा 2, या दूनी 12 और 2 14, 33 18। दोनों तरफ क्या है? देखो बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। हमारी जांच संतुष्ट है, यानी कि जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हमने 2 क्वेश्चन वाला कर लिया जिसमें 2 2 अंक थे। अब तीसरे नंबर वाले में देखो 3 3 आ गए हैं, तो वो 3 आए 4 आए 5 आए, कितने भी आए, नियम सबके लिए सेम रहेंगे, सेम ही नियम रहेगा। ठीक है, लेकिन वो जो नियम था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, वो अब यहाँ नहीं लगेगा। वो सिर्फ दो संख्याओं वाले के लिए ही होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं। पहले हमें दे रखा है 12, फिर हमें दे रखा है 15, फिर हमें दे रखा है 21। इन सभी संख्याओं का हमें पहले क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3। ठीक, फिर 15 पे आ जाओ, कितनी बचे? 15, 5 एक कम 5, फिर आ जाओ, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7। ठीक है, सो देखो बच्चों, हम 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 2 बार, 3 हमारा है 1 बार। ठीक है, 15 पे आ जाओ, 3 हमारा है 1 बार और 5 हमारा है 1 बार। ठीक है, फिर आ जाओ 21 पे। 21 पे आ जाते हैं, जो संख्या तीनों में समान संख्या के लिए समान संख्या रखेंगे। फिर हमारा 3 है और क्या है दोस्त? 7 है। 3 एक ही बार है। अब 3 संख्या है, आपको वो संख्या देखनी है जो तीनों में हो। ठीक है, तो देखो दोस्त, 3 हमारा तीनों में है, 3 हमारा तीनों में है, तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है एचसीएफ, फिर निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो जो संख्या तीनों में है उसकी न्यूनतम घात एचसीएफ,
तीन की न्यूनतम घात 1 है, HCF 3 आ जाएगा। एलसीएम में आ जाओ, जो संख्या तीनों में है उसकी अधिकतम घात एक ही है, और जो संख्या बच गई हैं उनको गुणे में डाल दो। यहाँ है 2 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1। तो 3 एक बार है, 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 5, ये हो जाएगा 7 तियाँ 21, 4 पंजे 20, 21 दूनी 42, पीछे से 0। हमें हमारा जो लौशा मिलेगा वो 420 मिलेगा, और जो हमें हमारा मौशा मिलेगा वो 3 मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तगड़ा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है। देखो 17 है, फिर हमारे पास 23 है, और फिर हमारे पास 29 है। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो तीनों संख्याएं हैं ये कैसी संख्याएं हैं? ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये तीनों संख्या कैसी संख्या है बच्चों? ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगर 3 हो, 2 हो या 4 हो, कितनी भी संख्या हो, अभाज्य संख्याओं का जो मौशा होता है, जो HCF होता है वो 1 होता है। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? जितनी भी संख्या दी जाएंगी उनका क्या हो जाएगा? गुणनफल, ठीक है। संख्याओं का क्या होगा? गुणनफल। तो यहाँ संख्या कितनी है? 17, 23 और 29। प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट करके बताइए, इन तीनों संख्याओं का गुणा कर रहे हैं ये तो कितना आएगा? जितना भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। ये तो एक सिंपल तरीका है, ये ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, मौशा कितना होता है? 1, और लौशा उन जितनी भी संख्या दी जाएंगी उन सबको गुणा कर देना है। अब बोलोगे भैया करके तो दिखाओ, हम एग्जाम में कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था कि जिन संख्याओं में कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता है उन सभी संख्याओं का HCF 1 होगा। तो यहाँ आ जाओ, 17 1 कम 17, 23 1 कम 23, 29 1 कम 29, ठीक है, ये होता है। तो 17 को मैं लिख सकता हूँ 17 गुणा में कुछ नहीं तो 1, 23 को लिख सकता हूँ 23 गुणा 1, और 29 को लिख सकता हूँ 29 गुणा 1। कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है तीनों में, जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है तो 1 होता है। इसी वजह से हमारा HCF कितना होता है? और एलसीएम क्या हो जाएगा? जो संख्याएं बच गई उनकी क्या करो? गुणा कर दो। तो 17 गुणे 23 गुणे, जो भी आएगा आपका वो क्या हो जाएगा? प्लीज़ बच्चों कमेंट करके मुझे बताना इन तीनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना आ रहा है। तो ये आपको क्या करना है? कमेंट करना है, ठीक है। अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि शानदार शानदार है। क्या प्रश्न है? क्या दे रखा है? 8 है, फिर हमारा 9 है, फिर हमारा 25 है। देखो 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। 9 पे आ जाओ, 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। 25 पे आ जाओ, 5 बचे 25, 5 एक कम 5, ठीक है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है? 3 बार। 9 को लिख सकते हैं 3 कितनी बार है? 2 बार। 25 को मैं लिख सकूँ 5 कितनी बार है? 2 बार। ऐसी कोई भी संख्या है जो तीनों में है? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता है HCF कितना होता है? 1। और जब जब आपका एलसीएम HCF 1 आएगा तो एलसीएम क्या होगा? जो भी संख्याएं आपको दी गई हैं उन सबको क्या करना है? आपस में गुणा कर लेना है। तो यहाँ आ जाएगा 8 गुणा 9 गुणा 25। 25 अट्ठे कितना होता है भाई? 200, गुणे में है 9 और दुनी 18, पीछे से 2 0। एलसीएम क्या जाएगा? जब जब किसी संख्या का HCF 1 होगा तो एलसीएम क्या होगा? जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको आपस में गुणा कर लेना है, हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार आता है। 2 नंबर में कह रहे हैं 2 संख्याओं का HCF 9 है तो 2 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? एग्जाम में कैसे लिखना है?
यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमको दे रखा है जो HCF है 306, 657 का, वो 9 दे रखा है। और जो हमारा LCM है 306 और 657 का क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम? हम जानते हैं दो दो संख्याओं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF गुणा LCM। ठीक है, तो भैया दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं? दो संख्या हमारी है 306 और 657। 306 गुणा 657, HCF हमें 9 दे रखा है, गुणा LCM हमें ज्ञात करना है। ये 9 गुणा है, इधर आके क्या होगा? बट्टे में होगा। 306 गुणा 657, 9 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गए। यहाँ क्या बचा? LCM। 9 से काटोगे, 9 तिया 27, 3 बजा 36 हो गए, 9 चौको 36। हमें 34 से गुणा करना है 657 में, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? LCM। तो गुणा करके दिखा देता हूँ कितना है। 657 में हमें गुणा करना है 34 से। तो 7 28 हासिल लगा 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल लगा फिर से 2, 4 चंग 24 और 2 26, 3 7 21 हासिल लगा 2, 3 बचे 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 3 चंग 18 और 1 19, जोड़ देंगे 8 3 3 12। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 22 33 8। हमें हमारा लौशा क्या मिलेगा? 22 33 8। और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है 2 नंबर में। हो गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? इसका मतलब क्या है? अगर n की जगह प्राकृतिक संख्या लिखे 6 की पावर 1, 6 को 2 बार गुणा करो, 6 को 3 बार गुणा करो, या 6 को तुम कितनी ही बार गुणा करो, क्या कभी इकाई के स्थान पर 0 आएगा? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो कोई भी संख्या हो, अगर वो चाहती है कि उसके इकाई के स्थान पर 0 आए, तो उसके लिए क्या होगा? उसका जो गुणनखंड है, उसके गुणनखंड में 1 बार 2 और 1 बार 5 का होना कम से कम आवश्यक है। 1 बार 2 1 बार 5 होना ही चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बार है चलेगा, ठीक है, लेकिन एक से कम एक बार भी है तो नहीं बात बनेगी। तो हमारे पास संख्या क्या है? 6 की पावर n है। तो जो भी संख्या दी जाती है उसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करो, 2 3 6, 3 1 3। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 6 का जब हमने गुणनखंड किया 2 एक बार मिला, 3 एक बार मिला, चलो बढ़िया है। 2 तो आ गया, 5 कहाँ है? कम से कम 2 एक बार है, कम से कम 1 बार 5 भी तो होना चाहिए था। है क्या 5 इसमें? नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे क्योंकि चूंकि संख्याओं का गुणनखंड, क्योंकि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इस पे अंडरलाइन भी कर सकते हो, का रूप नहीं है। इसीलिए इसीलिए 6 की पावर n संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त समाप्त नहीं हो सकती।
ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर पूछा गया है, इतना आसान क्वेश्चन 2 लाइन का। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ एक प्रश्न आपको दे दूं, जैसे कि 10 की पावर n, ठीक है, 4 की पावर n, तो आप देखेंगे कि जब हम 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, तो 10 में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, कम से कम एक बार तो आ रहा है, तो ये 0 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन 4 का जब हम गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, 2 तो आ गया, एक से ज़्यादा बार है, लेकिन 5 है इसमें नहीं है, तो इसका गुण ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बता दिए और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए? नहीं होगा, और इतना छोटू सा क्वेश्चन एग्जाम में बड़े नंबर में आता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है वो भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो दोनों संख्याओं का मुझे भाज्य संख्या बतानी है। एक संख्या मुझे दे रखी है 7 × 11 × 13 + का 13। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13 है ना। 13 हमारा क्या निकल जाएगा? उभयनिष्ठ। 7 × 11, 13 बाहर आ गया, 13 एकम 13, 13 एकम 13। ठीक है, बाहर 13 है अपना, 11 × 7 = 77, 77 एकम 77 + का 1। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। 70 और 1 क्या हो गया? 78। किसी भी संख्या में आप गुणे में 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो आप देखिए, ये पहला गुणनखंड है, ये दूसरा गुणनखंड है, ये तीसरा गुणनखंड है, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम गुणनखंड, प्रथम गुणनखंड, यह अपना द्वितीय गुणनखंड, और ये अपना है तृतीय गुणनखंड। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि 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 संख्या का चूंकि संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, इसलिए संख्या भाज्य होगी। सॉरी, इसलिए संख्या भाज्य होगी, क्योंकि संख्या के आपने 2 से अधिक गुणनखंड दिखा दिए, अर्थात ये जो संख्या वो क्या होगी बच्चों? भाज्य होगी। ठीक है, संख्या क्या होगी बच्चों? भाज्य होगी। अगले वाले में आ जाते हैं। खराब हो रही है, माफी चाहता हूँ बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला वाला पार्ट है इसमें, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? उभयनिष्ठ। 5 निकाल दिया उभयनिष्ठ, तो यहाँ पर है 7 × 6, 5 बाहर आ गया, 5 एकम 5, फिर यहाँ बचा 4, यहाँ 3 × 2 × 1, 5 एकम 5, 7 × 42, 4 × 3 = 12 दूनी 24 एकम 24, 1, 24 दूनी 48, हासिल लगा 4, 24 × 96 और 4 100 हो जाता है। तो आप जानते हैं ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। 1008 में 1 जोड़ेंगे 1009 हो जाएगा, गुणा में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। तो आप खुद देखेंगे, 1 2 3, मैंने 2 से ज़्यादा गुणनखंड यहाँ पे भी दिखा दिए। क्या लिख दूंगा? ये मेरा प्रथम गुणनखंड है, ये मेरा द्वितीय गुणनखंड है, ये मेरा तृतीय गुणनखंड है। तो फिर से ये 2 लाइन आपको फिर से यहाँ लिखनी है। क्या लिखोगे? क्योंकि क्योंकि
संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हैं इसलिए संख्या भाज्य होगी। ठीक है, इसलिए संख्या क्या होगी बच्चों? भाज्य होगी। कोई दिक्कत परेशानी बताइए? नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न में। कह रहे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। बच्चों, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक हिंट देता हूँ, तो क्वेश्चन आपके लिए पढ़ने से भी ज़्यादा और आसान हो जाएगा। तो जब भी ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम है शाब्दिक प्रश्नों में, ये चीज़ आ जाए, अगर सेंस आ रहा है अधिकतम का, क्या आ रहा है? अधिकतम का, तो आपको क्या निकालना है? और अगर सेंस आ रहा है न्यूनतम का, तो आपको क्या निकालना होता है? न्यूनतम तो कम से कम, अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। अधिकतम बोलेगा तो आपको निकालना होता है HCF, न्यूनतम बोलेगा तो आपको निकालना होता है LCM। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखें, ये कॉपी में नोट कर लें। ये प्रश्न पढ़ने से पहले ही मैंने आपको बता दिया, अब आपके लिए प्रश्न एकदम हलवा हो जाएगा। प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। हमारे पास एक खेल का मैदान है जो कि वृत्ताकार है। मैं बना के भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक खेल का मैदान है, ठीक है, जो कि वृत्ताकार है। ये खेल का मैदान है, ठीक है, जो कि वृत्ताकार है। फिल कर देते हैं इसको व्हाइट से। ये एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? सोनिया को 18 मिनट, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, तो देखो बाबू, यहाँ पर हमारा रवि है, ये रवि है मान लेते हैं। रवि की जो टाइमिंग है वो बहुत कम है। कितनी है रवि की टाइमिंग? रवि की टाइमिंग है 12 मिनट। और जो हमारी सोनिया है उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। सोनिया की टाइमिंग कितनी है? 18 मिनट है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया है, ये चीज़ अपने को दे रखी है। हमसे बोला गया है कि अगर रवि को और सोनिया को एक ही जगह पर रखें, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया, और ये रवि और सोनिया एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करें, एक ही दिशा में, तो कितने समय के बाद आकर एक ही जगह पर फिर से मिलेंगे? क्वेश्चन समझ के, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या सेंस किस चीज़ का निकल रहा है। अगर सेंस अधिकतम का आएगा तो HCF निकालना है, न्यूनतम का आएगा तो LCM निकालना है। कब वो फिर से मिलेंगे? देखो, जब एक ही जगह से दोनों भागना स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो दिन भर भागते रहेंगे, है ना, दिन भर भागते रहेंगे, कई बार एक जगह के मिलेंगे। लेकिन हमें बताना है सबसे पहली बार कब मिलेगा, किस समय मिलेगा? सबसे कम समय मिलेगा। जब वो पहली बार टकराएंगे वो समय क्या होगा? सबसे कम होगा। वो समय क्या होगा बच्चों? सबसे कम समय होगा। तो सबसे कम का सेंस हमें मिल रहा है, सबसे कम बोले तो हमें क्या निकालना होगा फिर? LCM निकालना होगा। ठीक है, हमें LCM निकालना होगा। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार बच्चों हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है LCM 18 और 12 का। जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। तो हम गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 18 और एक तरफ लिख लेते हैं 12। गुणनखंड करो भैया जी। ठीक है, तो ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 2 से, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। फिर 12 पे आ जाओ, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, सो देखो दोस्त, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 3 2 बार है। 12 को लिख सकता हूँ 2 2 बार है, 3 एक बार है।
ठीक है, हमें निकालना है एलसीएम, तो हमें वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों में है। दो दोनों में है, 3 भी हमारा दोनों में है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है दोस्त, हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेते हैं। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2। 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2। 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4, 3 को 2 बार गुणा करेंगे 3 तिया 9। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 9 36 मिनट। यानी कि रवि और सोनिया 36 मिनट बाद फिर से एक ही जगह पे आके दोबारा मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद फिर से एक ही जगह पे आकर पुनः मिलेंगे। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, दुविधा हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब हमने पूरी एनसीईआरटी तो पढ़ ली, अब क्या सीखा तुमने वास्तव में। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, आइए उनको भी देखते हैं कुछ। ठीक है, बाकी मैंने ऑब्जेक्टिव अलग से बता भी रखा है। ऐसे इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आता है। 1 नंबर में कह रहे 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 है, यहाँ लिख लो और इसका कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड। करो, तो 2 8 16, और 2 8 16, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 8 16। अब 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 1 कम 3। जब तक 1 ना जाए तब तक करते हैं। 96 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 है 5 बार, 3 है 1 बार, 2 है 5 बार, 3 है 1 बार। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। और ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैं ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं कुछ ही प्रश्न बस कराऊंगा, बाकी अगर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर 6 है, 8 है, और फिर क्या हुआ, वो 22 है। ये जो भी आपने पढ़ा है उस पढ़ाई का आउटपुट क्या निकला है वो मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, आपको भी पता लग जाएगा ताकि एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। 2 3 6, 3 1 कम 3, ठीक है, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 1 कम 11। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 1 बार है, 3 भी 1 बार है। 8 को लिख सकता हूँ 2 3 बार है, और 22 को लिख सकता हूँ 2 1 बार है, 11 1 बार है। 3 संख्या है, ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों में है। 2 तीनों में है। सबसे पहले क्या बोला, लौशा निकालो फिर मौशा निकालो। पहले लौशा निकालते हैं फिर मौशा निकालते हैं। मौशा में क्या होता है, जो तीनों में है उसकी न्यूनतम घात, 2 की न्यूनतम घात 1, 2 ही आ जाएगा। लौशा में क्या होता है, जो तीनों में है उसकी अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात 3, और जो संख्याएं बच गई हैं, 3 बच गया 11 बच गया, इनको गुणे में डाल दो। 3 बच गया 11 बच गया, इनको गुणे में डालो 8, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 3 33, गुणा करेंगे 8 3 24, हासिल लगा दो, 8 3 24 और 2 26, 264 आ गया। हमें क्या बोला, अनुपात। अनुपात का मतलब बट्टा, लौशा बट्टे मौशा हमें ज्ञात करना है। लौशा आया हमारे पास 264, मौशा कितना है 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 132 बट्टा 1, और बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात। हमें हमारा उत्तर मिलेगा 132 अनुपात 1। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहे ए और बी अभाज्य संख्या है, तो उनका लौशा क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का लौशा और उनका गुणनफल होता है। संख्या हमारे पास क्या है, ए है और बी है, तो गुणन उनका जो गुणनफल है वो क्या होगा, लौशा होगा। मैंने आपको बताया था। तो लौशा क्या हो जाएगा, ए बी। अगर बोलता मौशा, तो मौशा कितना होता, 1 होता। अभाज्य संख्याओं का मौशा कितना होता है, 1 होता है। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। फिर आ जाओ, अरे 2 लगातार संख्याओं का मौशा क्या है, लगातार संख्याओं का मौशा। एक संख्या मान लो 2 है, एक संख्या मैंने 3 ली। ठीक है, 2 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 1, 3 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 1। काउंटर एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कोई सी भी 2 संख्या ले सकते हो आप लगातार। कुछ भी उपनिष्ठ है क्या, नहीं है। तो जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता है उस स्थिति में उसका एचसीएफ कितना होता है, 1। आंसर क्या जाएगा, 1। ऐसे लॉजिकल प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो एनसीईआरटी में छिपा हुआ है वही एग्जाम में है, जो आपने सीखा उसी से प्रश्न बनता है। फिर मैं सहअभाज्य संख्याओं का मौशा कितना होता है, तो सहअभाज्य संख्या अगर 2 संख्या है ए और बी,
तो उनका जो मौशा होता है HCF वो कितना होता है? 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मौशा 1 होता है। को प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है वो 1 होता है। जैसे ये वाली संख्या, इसका महत्तम समावर्ती बताना है। क्या है हमारे पास? 6। 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 3, और फिर हमारे पास क्या है? इसकी पावर 4 गुणा वाई। 12 को लिख सकता हूँ 4 तिया 12, 4 बोले तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा वाई। हमें क्या निकालना है? मौशा। वो संख्या ढूंढो जो दोनों में, 2 भी दोनों में, 3 भी दोनों में, x भी दोनों में, y भी दोनों में। हमें क्या निकालना है? HCF। जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात, 2 की न्यूनतम घात 1, 3 की न्यूनतम घात 1, x की न्यूनतम घात 1, y की न्यूनतम घात 1। तो भाई ये क्या हो जाएगा? 2 3 6 XY। क्या हो जाएगा? 6 XY। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसी प्रश्न में अगर बोल देता भाई क्या निकालो? LCM निकालो, तो जो दोनों में उसके अधिकतम घात लेते हैं, 2 के अधिकतम घात 2, 3 के अधिकतम घात 1, इसके अधिकतम घात 4, y के अधिकतम घात 1। 4 तियाँ 12, x की पावर 4 y आ जाता। और हमें LCM निकालने के लिए बोलता। ठीक है, कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी। लास्ट प्रश्न करते हैं। होने को तो और भी बहुत सारे, बाकी अगर आपको ऑब्जेक्टिव ही देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक वगैरह में डाल दूंगा। अगर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, चैनल का नाम लिख देना बस आगे। अरे 65 तथा 117 का HCF इतना लिखा जा सकता है, तो M का मान क्या होगा? मैं प्रश्न में क्या बोला है कि जो HCF है 65 और 117 का, उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, 65M माइनस 117 के रूप में लिख सकते हैं। तो बताओ भैया M का मान क्या होगा? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? 65 और 117 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौशा निकालेंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। 65 को मैं लिख सकता हूँ 5 एक बार है, 13 एक बार है। 17 को लिख सकता हूँ 3 2 बार है, 13 एक बार है। वो संख्या ढूंढो जो दोनों में है, तो दोनों में हमारा 13 है। तो बाबू HCF क्या होगा? जो दोनों में होता है उसकी न्यूनतम घात, 13 की न्यूनतम घात 1, 13 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं का मौशा कितना है? 13। मौशा के लिख दो, इसका मौशा कितना है? 13। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार। संख्या को एक तरफ लेके आओ, माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर है हमारे पास 65M को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 130, और यहाँ पर हमारे पास है 65M। 65 गुणे में है, इधर आके आ जाएगा तो बट्टे में। 65 दूनी 130। M का मान क्या आ गया? 2 आ गया। तो बच्चों हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया? 2। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी बच्चों मैंने क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT एक्सरसाइज 1.1 हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड, ठीक है, सारे बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए मैंने करा दी है। सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा गणित में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके आप देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।